Bringing radio back into life. MUL Online Radio. अस्सलाम वालेकुम हाजरीन और नाजरीन, सुनते कान और देखती आंखों के लिए नदीम चौधरी का सलाम। हम अपने पॉडकास्ट प्रोग्राम के एक दूसरे एपिसोड जो प्रोफेसर साजिद महमूद शहजाद साहब के साथ हम कर रहे थे, उस हवाले से आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए। हम गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने तोड़ा था, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद साहब से जो बातें हुई थी वो उनकी अस्करी ज़िंदगी के हवाले से कुछ हमने की। उन्होंने पूरी दुनिया के जो 66 ममालिक को विज़िट किया और उनका जो विजन था वो उन्होंने अपने अल्फाज में बयान किया। अब हम उनसे बात करेंगे एक मुअल्लम के तौर पर, क्योंकि वो गाजी भी हैं, मुअल्लम भी हैं, लिखारी भी हैं, मुसन्नफ़ भी हैं और अपनी ज़ात में एक अंजुमन भी हैं। गुफ्तगू की बहुत सी जहतें, बहुत से ज़ावी और बहुत सी ऐसी ओपनिंग्स हैं जिसके ऊपर अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो बात कहाँ से कहाँ तक जा निकलती है, लेकिन हम बात का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हम छोड़ के गए थे। वाइस चांसलर साहब, आपको हम दोबारा अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पहली गुफ्तगू जो हमारा प्रोग्राम का हिस्सा था उसमें तो बहुत दिलचस्प बातें थी। अब हम आपसे बात करेंगे कि आपने एक अस्करी ज़िंदगी के अलावा आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी एक तवील वक्त गुजारा, उसके अलावा आपने फिर आपके अंदर ये जो आर्मी के, नेवी के और अस्करी ज़िंदगी से वाबस्ता लोग होते हैं उनका तो तालीम के साथ इतना लगाव नहीं होता। आपके अंदर ये लगाव कैसे पैदा हुआ? आपने एक लाइब्रेरी भी बनाई लाला मूसा के अंदर और फिर उसके बाद आपने बजाय इसके कि मैंने देखा कि रिटायर होने के बाद लोग बिज़नेस करते हैं, आपने बिज़नेस नहीं किया, आपने एक तालीमी इदारे का इंतखाब किया और इसको बड़ी खूबसूरती से इस वक्त आप चला भी रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि आपके ज़ेरे साया जो स्टूडेंट हैं वो उनके अंदर एक नया जज्बा और वलवला भी नज़र आता है। तो ये इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा यू टर्न 90 एंगल पे आपने कैसे कर लिया सर? एक लंबी दास्तान है, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था उस वक्त भी मैं किताबें बारो करके पढ़ा करता था। फिर एक टाइम आया जब मैंने किराए पे किताबें लेना शुरू की। मुझे अच्छी तरह याद है 1 रुपया दे के 4 किताबें मैं लेता होता था, 15 दिन में ख़त्म करके वापस करता था, फिर दोबारा 1 रुपये की 4 किताबें लाता था, रेंट पे किताबें लेके पढ़ता था। जब मैंने नेवी ज्वाइन की तो मैंने अपना जो एजुकेशन का सिलसिला था, प्राइवेट एजुकेशन, वो साथ साथ जारी रखा। नेवी की तालीम के साथ साथ मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से BSc ऑनर्स और फिर मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में। फिर मैंने MPhil किया, MPhil के बाद मैंने PhD की। एक दफ़ा PhD जब हम कर रहे थे तो हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने क्लास में तमाम बच्चों से पूछा कि आप PhD करके क्या बनोगे। तो जब मेरी बारी आई उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, उन्होंने कहा जी आप तो ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत बड़े ओहदे पे हैं। तो मैं कहा नहीं, मुझसे भी पूछ लें आप। तो मैंने कहा अभी तो ठीक है, मैं नेवी में हूँ, अच्छे ओहदे पे हूँ, बस रोजगार हूँ, लेकिन एक दिन मैं सोचता हूँ कि मैं किसी प्राइमरी स्कूल में टीचर लगूँ जाके। उन्होंने मुझे कहा PhD इसलिए कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल का टीचर बनना चाहते हैं, ये क्या बात हुई? तो मैंने उन्हें कहा कि बहुत सारा हमारा डिस्कनेक्ट है, बच्चों को बताया ही नहीं जाता ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में कि प्रैक्टिकल लाइफ क्या होने जा रही है। ना उनको ये बताया जाता है कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, जब वो जॉब को ज्वाइन करेंगे, वहाँ उनके साथ क्या सलूक होना है। और अबव सबसे बड़ा जो डिस्कनेक्ट मैंने देखा ज़िंदगी में, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो कुछ आपको स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है इसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं। वो जो चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में आपने करनी है वो यहाँ बताई नहीं जाती। तो हमेशा से मेरे जहन में ये रहा कि मैं कोई ऐसा इदारा ज्वाइन करूँ या अपना ऐसा कोई इदारा बनाऊँ कि जहाँ जाके मैं बच्चों को ये बताऊँ कि जब आप यूनिवर्सिटी से, स्कूल, कॉलेज से फारिग हो गए, प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, वहाँ आपके साथ क्या होने वाला है। एक तो ये हमेशा से मेरे उसमें जहन में रहा। दूसरा, मैंने आपको जिस तरह बताया कि किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था, तो मैंने अपने इलाके में सोचा क्यों ना एक लाइब्रेरी बनवाई जाए। हमेशा से मैं इसकी बात करता था कि हमें बनाने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही हैं इनका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है आपके पास, लेकिन जो चीज़ें किताबों में लिखी हुई वो बड़ी ऑथेंटिक होती हैं। बड़ी कोशिश की हमने अपने इलाके में, फिर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई और फिर हमने वो लाला मूसा म्यूनसिपल कमेटी को हैंड ओवर कर दी लाइब्रेरी बना के। आज भी अगर आप लाहौर से रावलपिंडी की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, GT रोड पे, मेन GT रोड पे लाला मूसा में राइट साइड पे आपको नजर आएगी कमांडर शहजाद म्यूनसिपल लाइब्रेरी। उसमें आज 25-30 हज़ार किताबें हैं, कंप्यूटराइज है, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है, बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं।
वहाँ भी जब मैं जाता हूँ तो एक ही बात करता हूँ बच्चों से। जब मैं यूनिवर्सिटी में बच्चों से बातचीत करता हूँ तभी इनको ये बताता हूँ कि आपने स्किल और कैपेबिलिटी पे जोर रखें। इस डिग्री की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। जो दुनिया में भी लोग देखते हैं आपको जवाब देने से पहले, वो आपकी स्किल देखते हैं, आपकी काबिलियत देखते हैं, आपकी कैपेबिलिटी देखते हैं। और वो ग्रेड्स पे और नंबरों की गेम खत्म हुई है, उस पर आपको जवाब नहीं मिलेगी। स्किल। अच्छा सर, पहले आप पढ़ते थे, अब आप पढ़ाने की तरफ आ चुके हैं, तो आपका एक लंबा सफ़र है जिसमें आप पिछले 50-60 सालों को भी, उसके ऊपर भी आपकी पूरी गहरी नज़र है और आगे फ्यूचर में भी आप बहुत आगे तक देख सकते हैं। हमारा तालीमी निज़ाम जो है, इसके ऊपर हम देखते हैं कि मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें गुफ्तगू इसके ऊपर की जाती है और बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम अपग्रेड होना चाहिए। आप एक बहुत अहम पोजीशन पे काम कर रहे हैं और आपने तालीमी निज़ाम को आप किस नज़र से देखते हैं? इसमें वो कौन कौन सी तब्दीलियाँ करनी चाहिए कि ये हमारी नई नस्ल के लिए बेनिफिशरी हो? देखिए, आप अगर पीछे जाएं 30-40 साल पहले, अगर किसी बच्चे के 63, 64, 67 पर इवन 72% नंबर आ जाते थे तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती थी और कहा जाता था कि ये बच्चे ने बहुत ही हाई नंबर ले लिए हैं, बड़े आला ग्रेड्स के साथ वो बच्चा पास हुआ है। आज का बच्चा 92, 93, 96% मार्क्स भी ले रहा होता है तो फिर भी रो रहा होता है कि जी मेरी परसेंटेज कम आई, बाकी बच्चों की इससे भी ज़्यादा है। तो ये नंबर गेम में इसको तो हमने इन्हेंस कर दिया है, लेकिन कैपेबिलिटी पीछे चली गई है। वो लोग जो आज से 50 साल पहले FA, BA या मैट्रिक के थे, उनकी कैपेबिलिटी और आज के बच्चे की कैपेबिलिटी को उसका मुआवजना करें तो शायद वो बेहतर थे पुराने लोग। तो आज वो जो स्किल और कैपेबिलिटी है ये कम हो गई है, नंबर ज़्यादा हो गया। तो मेरे ख्याल इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये कैसे कंट्रोल होगी? यानी कि आप कैपेबिलिटी को किस तरह से गेज करते हैं? नए लोगों, बच्चों को और पुराने, इनमें डिफरेंस आपको कहाँ पे नज़र आता है कि कैपेबिलिटी जो है ये हमारे नए बच्चे जो हैं उसमें कम है और जो पहले लोग, बेशक उनकी डिग्री छोटी होती थी लेकिन उनकी कैपेबिलिटी बेहतर होती है? एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि पूरे जितना भी निज़ाम है पाकिस्तान का, जितने भी शोबे हैं, सब में डिटोरिएशन आई है, तालीम में भी डिटोरिएशन आई है। हमें सिंगल करिकुलम की तरफ जाना चाहिए। हमें एक दफ़ा बैठ के ये फैसला कर लेना चाहिए कि हमने इंग्लिश को रखना है या हमने उर्दू को रखना है, रीजनल लैंग्वेजेस को हमने कहाँ रखना है। आज थ्रू आउट आप बच्चों को स्कूल में ये बताते हैं कि नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। अचानक जब वो बच्चा FSC करने आता है तो पता लगता है जी सारा सिलेबस इंग्लिश में। एग्जैक्टली। वो सारी उम्र उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी करता रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ता जब पहुंचता है, कोई जॉब जाके ज्वाइन करता है तो अचानक उसको पता चलता है कि नहीं, सरकारी जो जबान है आपकी वो तो सारी की सारी इंग्लिश है, कॉरेस्पॉन्डेंस आपने इंग्लिश में करनी है। अब वो बच्चा जिसके पास डिग्री इस्लामियात की है या सोशल साइंसेस की है या उर्दू की है, ही स्टैंड्स नोवेयर। A लेवल, O लेवल वाले बच्चे या वो बच्चे जो इंग्लिश स्कूलों से टॉप करते आए थे या बाहर की यूनिवर्सिटियों से, उनके लिए तो डोर्स खुले हैं। लेकिन वो बच्चे जो लोकल्स हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ के आए हैं या आपकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू में पढ़ के आए हैं, दे डोंट फाइंड एनी, उनकी कैपेसिटी, उनकी जॉब नहीं है, उनके लिए कोई जगह नहीं है जहाँ पे जाकर सर्व कर सकते। अच्छा, वैसे तो ये हमारा मौजू तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ी ज़ुबान के हवाले से राय बहुत डिफरेंट है। मसलन उसमें हमारी जो सरकारी ज़ुबान है वो अंग्रेज़ी है, लेकिन सरकारी ज़ुबान तो उर्दू होनी चाहिए। तो इसमें रुकावट आप क्या समझते हैं कि क्या कानून साजी उसमें फ़र्क आ रहा है? क्या हमारे जो है वो ब्यूरोक्रेसी उसमें रुकावट डाल रही है? और वो कौन सी वजूहात हैं कि हम अपने रियल ट्रैक पे नहीं आ रहे? नहीं सर, कोई इसमें रुकावट नहीं है एज फार एज पॉलिसी मेकिंग इज कंसर्न। बड़ी क्लैरिटी के साथ हमें 75 साल पहले ये बता दिया गया था कि नेशनल लैंग्वेज हमारी जो है वो उर्दू है और जो हमारी सरकारी है वो इंग्लिश है। बात सिर्फ जो मैंने पहले की गाइडलाइंस की, बच्चों को आप दोनों में ट्रेन करें। देखिए पूरे यूरोप में आप किसी कंट्री पे जाएं, हर बच्चा सेकंड लैंग्वेज जरूर पढ़ता है और सीखता है, उसमें अपनी स्किल हासिल करता है। हमारे यहाँ भी अगर आपने सेकंड लैंग्वेज रखनी है तो इंग्लिश रखें इसको, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं, ट्रेन करें। जो बुक्स हैं आपकी वो इंग्लिश में कन्वर्ट करें उनको। प्राइमरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक भी प्रॉपर आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग लोग होने चाहिए जो इंग्लिश में तालीम भी दे सकें और बच्चों को तैयार भी कर सकें। इसमें सिर्फ हमारे जो है ना इम्प्लीमेंटेशन की इश्यूज हैं। पॉलिसीज बड़ी अच्छी बनी हुई हैं,
उर्दू पे भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं कि इसको कैसे लेके चलना है। इसी तरह इंग्लिश पे भी बड़ी क्लैरिटी है, बट द ओनली थिंग इज कि रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, हम बच्चों को उस पे तरफ लेके नहीं आ रहे, वो बड़ी ज़रूरी है कि हम उनको लेके आए। और ये सारा ये एक तरह से तालीमी इनकलाब ही होगा जब इसके ऊपर कोई कानून साजी होगी, और ये तो पॉलिटिशियन का काम है, ये तो हुकूमत का काम है। आप हुकूमत को कानून साजी के हवाले से क्या सजेस्ट करते हैं कि उनको सबसे पहले स्टेप में कौन सी उनको जो है वो कानून साजी करनी चाहिए, सेकंड स्टेप में कहाँ पे करनी चाहिए, और इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तौर पे, ताकि कोई भी हुकूमत आए वो पिछली हुकूमत का चुके किया हुआ उसको वो नज़रअंदाज कर देते हैं और हम एडहॉकिज्म पे चले जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी में हमें क्या क्या करने चाहिए, आप इस हवाले से हुकूमत को क्या सजेशन देंगे? देखिए 12 अक्टूबर 1999 को जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया तो मुझे अच्छी तरह याद है हायर एजुकेशन कमीशन के ऊपर उन्होंने काम शुरू किया। आज पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन HEC तो मौजूद है जो यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है। तो क्या कॉलेजेस को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, कमीशन नहीं होना चाहिए? क्या स्कूलों को रेगुलेट करने के लिए कमीशन नहीं होना चाहिए? क्या प्राइमरी स्कूल को रेगुलेट करने के लिए इनके पास इसी लेवल का नहीं होना चाहिए कमीशन? वो क्यों नहीं है? मेरा ख्याल ये जिसने HEC बनाई है बड़ा अच्छा रेगुलेट करती है यूनिवर्सिटी को, इन्हीं को कॉलेजेस को और फिर स्कूल्स को भी देखना चाहिए, उस लेवल पे भी कमीशन बनने चाहिए। एक जो गवर्नमेंट है ये बहुत बड़ा शेयर है हमारे पास जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं, क्या ये गवर्नमेंट पूरा बेड़ा उठा सकती है? आज की जो अगर मैं आपको फिगर्स बताऊं तो इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टोटल लोड जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में, 45% जो बच्चे हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में और 55% जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में। बाय ईयर 2030 ये रिवर्स हो जाएगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 55% बच्चे होंगे और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 45 होंगे। तो हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स को भी अपने फोल्ड में लेने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट अपने फोल्ड में ले, इंस्टेड ऑफ के इनके अगेंस्ट हर वक्त आप देखते रहते हैं और उनको कर्व करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज अगर ये गवर्नमेंट ने इनके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डेवलप ना की तो शायद हम अपने बच्चे को वो तवज्जो ना दे सकें जो प्राइवेट इदारे आज पाकिस्तान में दे रहे हैं। एक फिर हमें वो देखने की जरूरत है कि कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, आउट ऑफ स्कूल हैं वो, और वो बच्चे जो स्कूल या कॉलेज जाके छोड़ देते हैं किसी जगह, उनको देखने की जरूरत है। फिर स्किल और कैपेबिलिटी की हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, क्या ये बच्चे जितने भी आज निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से इनको जॉब मिल रही नहीं मिल रही? तो क्यों नहीं मिल रही? बिकॉज इनके पास स्किल नहीं है। तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, स्किल डेवलपमेंट के इदारे, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के, कैपेसिटी बिल्डिंग के इदारे पे बात करनी चाहिए। अगर आप ओवरऑल मुझसे पाकिस्तान की बात करें, देखिए पूरी दुनिया में आज क्या हो रहा है, लोग कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, लोग ट्रेड की बात कर रहे हैं। हम आज भी एड में फंसे हुए हैं, हम जिससे भी बात करते हैं एड की बात करते हैं। हमें एड की नहीं ट्रेड की जरूरत है, हमें ट्रेड की बात करनी चाहिए। हर लेवल के ऊपर हमें अपनी पॉलिसीज क्लैरिटी के साथ बनाने की जरूरत है, इसी तरह एजुकेशन में भी क्लैरिटी। अच्छा सर, आपने जो बातें की उसमें छोटे छोटे काफ़ी सवाल, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है। एक फिगर्स आउट हुई हैं कि पिछले साल करीबन 7.5 लाख पढ़े लिखे नौजवान जो है वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर की दुनिया में जॉब्स तलाश कर रहे हैं, और इस साल भी अभी जो फिगर्स आउट हुई हैं 3.2 यानी कि कोई 3,20,000 के दरमियान जनवरी से जून तक नौजवान बाहर से जा चुके। तो हम देखते हैं कि हमारी एक बड़ी लिखी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी क्लास जो है वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर रोज़गार की तलाश में चली जाती है, और फिर वो पाकिस्तान उनमें से सिर्फ चंद एक लोग वापस आते हैं, बाकी फिर उसी मुल्क के होके रहते हैं। पाकिस्तान को इस हवाले से क्या प्लानिंग करनी चाहिए कि हम अपने पढ़े लिखे नौजवानों को अगर वो बाहर भी जाएं तो पढ़ के फिर वापस आएँ और इस मुल्क में अपनी इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें? बड़ा अहम मसला है पाकिस्तान का जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, और ये मसला है हमारा ब्रेन ड्रेन का। जो हमारे ब्रेन हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो टॉपर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, आज सारे के सारे बाहर जा रहे हैं, इसलिए कि हमारे पास जॉब्स नहीं है। जॉब्स क्यों नहीं है? इंस्टेड ऑफ कि नई इंडस्ट्री लगती, पुरानी इंडस्ट्री क्लोज हो रही है। आज अगर किसान का बच्चा गांव से उठ के शहर आ जाता है और पढ़ लिख जाता है, वो बजाय वापस जाके काश्तकारी करने को कहता नहीं, मैं पढ़ लिखूंगा, मैंने यहाँ से बाहर जाना है, मैंने आगे निकलना है यहाँ से। हालांकि जो टेक्नोलॉजी ज़राअत में आ रही है,
अगर वही पढ़ा लिखा बच्चा वापस जाके अपने गांव में जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हार्वेस्टिंग करेगा, काश्तकारी करेगा, तो शायद वो अपनी फसल को डबल कर ले। लेकिन उसको गाइडलाइन को नहीं देने वाला। मैंने कहा ना, लीडरशिप का फुकदान है। और नए रोजगार की जो मुहैया करनी है हमने, अपॉर्चुनिटीज, क्या वो कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे। स्टैग्नेशन है इस वक्त पाकिस्तान में जॉब्स की। जितने भी इदारे हैं वो सारे के सारे डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। वो इदारों में बजाय तरक्की करने की स्टैग्नेशन है। नए लोगों की जो भर्ती है वो उतनी नहीं हो रही जितनी हमें करने की ज़रूरत है। और हमें एक और भी नेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। हमें ये फिगर्स आउट करनी चाहिए करवा के सर्वे कि हमें कितने डॉक्टर्स की ज़रूरत है अगले 5 साल में, कितने इंजीनियर्स की ज़रूरत है अगले 5 साल में, कितने बैंकर्स की ज़रूरत है अगले 5 साल में, कितने सोशल साइंटिस्ट आपको चाहिए, कितने लैंग्वेज एक्सपर्ट्स चाहिए अगले 5। ये टारगेट्स आप यूनिवर्सिटीज को देंगे, हमें इतने बच्चे तैयार करके दें, हम इनको यहाँ इनकी जॉब प्लेसमेंट करेंगे। ना हमारे पास ये फिगर्स हैं, ना हमें ये पता है कि आपने सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं। आज भी किसी बच्चे से पूछें कि आप इंजीनियरिंग क्यों करेंगे, वो कहेगा अब्बू ने कहा था इंजीनियरिंग ले लो। आप बैंकर क्यों बनना चाहते? मेरी अम्मी बैंक में, उन्होंने कहा था बैंकर बन जाओ। तो हमें क्लैरिटी नहीं है कि हमने कितने बैंकर्स प्रोड्यूस करने हैं, कितने एग्रीकल्चर, यानी कि डेटाबेस एनालिसिस हमारे का यहाँ पे उसका फुकदान है बहुत ज़्यादा। सर, आपने जो बातें की ये बड़ी फ़िक्र अंगेज़ हैं और हुकूमत को इसके ऊपर ना सिर्फ सोचना चाहिए बल्कि इन बातों का नोटिस लेके इसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में डॉक्टरेट की सर, तो पूरी दुनिया किस तरफ जा रही है? पूरी दुनिया अब डिजिटल टेक्नोलॉजी में जा रही है। इस मौके पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसकी जोग्राफियाई जो सूरत हाल है उसके अंदर हमारी नौजवान नस्ल जो है वो पहले 5th जनरेशन वार में जिस तरह एक्टिव रोल प्ले कर रही थी, पिछले चंद सालों में हमने देखा कि उनका ट्रैक चेंज भी हो गया और हम 5th जनरेशन वार में अपने मुल्क के अंदर अपने ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा करते हैं और अपना एहतसाब नहीं कर पा रहे। इससे हमारे मुल्क को नुकसान क्या होगा और हमारी नौजवान नस्ल को कौन सी लाइन अपनानी चाहिए कि वो इस मुल्क के बेटरमेंट के लिए अपना रोल प्ले करे और 5th जनरेशन वार में अपना पॉजिटिव रोल उसका सामने है? ये बड़ा लंबा सवाल है आपको और मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा ताकि जी बात कर सकूं। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में जो बच्चे हैं ना, एवरीवन इज इन्वॉल्व इन मनी मेकिंग थ्रू टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली। जो मोबाइल के गैजेट्स उनके हाथ में है वो दे अर्न मनी आउट ऑफ दैट गैजेट। पाकिस्तान में आज भी हम एक दूसरे के ऊपर मैसेजेस के ऊपर सुबह उठ के बस सुबह बखैर के मैसेज, जुमा मुबारक के मुबारक तक रिस्ट्रिक्ट हैं, इससे आगे हम इस पर बात नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आप मुझसे पूछें, फ्यूचर में बियॉन्ड द बॉर्डर्स बात हुआ करेगी। लोग रीजनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, लोग ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं। अगर एक अच्छी चीज़ हमसाया मुल्क में बन रही है वो हमारे मुल्क में आएगी, हमारे पास कोई अच्छी चीज़ मिल रही है साथ वाली कंट्री में जाएगी। लोगों ने अभी छोटी छोटी ऐप्स बना के पैसे अर्न करने शुरू कर दिए हैं। अगर हमने इस पर तवज्जो ना दी तो हमारा हाल यही देगा जो इस वक्त है। हमारा हमसाया मुल्क 200 बिलियन क्रॉस कर गया हुआ है, डॉलर्स को क्रॉस कर गया हुआ है। हमारे देख लें इस वक्त एसेट्स क्या हैं, हम अभी भी 2-4-6 बिलियन से, 2 बिलियन डॉलर से अभी तक ऊपर नहीं गए बल्कि अब उससे नीचे आना शुरू हो गए। तो ये भी डिटेरिएशन है। मैंने कहना है हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है नौजवान नस्ल को। ये इस टेक्नोलॉजी जो हमारे हाथ में आई है इसका राइट इस्तेमाल करें। मैं अक्सर यूनिवर्सिटी में बच्चों से पूछता हूँ कि मुझे बताओ किस किस के मोबाइल में जो डिक्शनरी आपने डाउनलोड की हुई है, रिसर्च गेट की जो आना ऐप्स वो डाउनलोड की हुई है, बिजनेस की ऐप्स आपने डाउनलोड की हुई हैं। ये टिकटॉक से जान छुड़ाएं, जो पॉजिटिव अर्निंग वाली चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू जो आप काम कर सकते हैं, इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। वी हैव टू फाइट। हमने क्या करना है? मेरे ख्याल वार फुटिंग पे भी हमने सब ने मिलकर ही सोचना है। अब वो वक्त गुजर गया कि अब्बू कमाते थे और घर में 16 बहन भाई बैठ के खाते थे। एवरीवन हैज़ टू वर्क, चाहे आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि पहले 2 सेमेस्टर की फीस आप अपने अब्बू से लें, फिर वो स्किल ज़रूर आप सीख लें कि इतने पैसे ज़रूर कमाएंगे अगले सेमेस्टर की फीस आप खुद दे सकें। और ये हमने बहुत सारे बच्चों को सिखाई है यहाँ पे कैपेबिलिटी। हमारी यूनिवर्सिटी में अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हमारा जो ऑरिक डिपार्टमेंट है वो इस पे बच्चों में फुल तवज्जो दे रहा है कि वो अपने आइडियाज़ को मटेरियलाइज करें और उसको किसी ना किसी तरीके से इसके पर लेके आए जहाँ से वो मनी जनरेट कर सकें।
बल्कि मिनाज यूनिवर्सिटी इस मामले में बहुत सी यूनिवर्सिटियों से डिफरेंट भी है, उसके प्रोग्राम भी और उसके जिस तरह आपने बताया कि उन्होंने बल्कि उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी करते हैं और कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी। इससे पहले कि मैं 5th जनरेशन पे बात करूं, जो आपने पहले सवाल पूछा था, मैं ये थोड़ा सा बता दूं कि मिनहाज यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल गई जो बचपन से मेरे दिल में थी कि मैं बच्चों की ट्रेनिंग कर सकूँ कहीं। यहाँ पे हमारे एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं लाइफ एंड लर्निंग, उसमें कंप्लीट बच्चे को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश हम करते हैं। वो चीज़ें हम बताते हैं जो शायद किसी यूनिवर्सिटी में ना बताई जाती हो। हम उनको बताते हैं कपड़े कैसे पहनने हैं, बात कैसे करनी है आपने, इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना है आपने, टाई कैसे लगानी है, शूज़ कैसे पहनने, कौन कौन से शूज़ होते हैं, लेसेस कैसे बांधने, बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करके कैरेक्टर बिल्डिंग भी करते हैं। और मखसूस बुक्स हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम उनसे लेसन ड्रॉ करके उनको बताते हैं कि बच्चों को ये आप चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन जो बात हो रही थी ना 5th जनरेशन वारफेयर की, उस पर भी हम अपने बच्चों की तवज्जो दिलाते हैं। 5th पे जाने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जनरेशन वारफेयर है क्या। जब आप 5th जनरेशन वारफेयर की बात करें तो पहली जनरेशन क्या थी, 2nd जनरेशन क्या थी, 3rd जनरेशन क्या थी, 4th क्या थी, 5th में कैसे एंड अप हो गए। 1st जनरेशन वारफेयर इन्होंने जाके कुछ 60s में पहली दफ़ा ये अमेरिकन ने क्वाइन की ये टर्म कि जी 5th जनरेशन वारफेयर है। इससे पहले जितनी भी वारफेयर्स होती थी वो ड्वेल होती थी जिसमें कुश्तियों के मुकाबले या आपस में हाथापाई करते लड़ते थे। जो 1st जनरेशन वारफेयर है वो थी जिसमें नेज़े, घोड़े, ऊँट, एलिफेंट ये चीज़ें आई। उसको उन्होंने इसमें डिफरेंट चीज़ों के एक्सटर्नल चीज़ों का इस्तेमाल शुरू किया, उसको 1st जनरेशन वारफेयर कहते हैं। 2nd जनरेशन वारफेयर वो है जिसमें गन पाउडर आ गया आपके पास, राइफल्स आ गई आपके पास, और आपने कॉलम्स और उसमें करने के जो है ना लाइन एंड कॉलम में फौजियों को खड़ा करके फौज को डेवलप करना शुरू किया, फौज की यूनिफॉर्म आ गई। 3rd जनरेशन जो वारफेयर थी इसकी एडवांस स्टेज थी, जब सबमरीन्स आ गई, जब एयरक्राफ्ट आ गए, जब मिसाइल आना बनना शुरू हो गई, गन्स की रेंजेस बढ़ गई, ये 3rd जनरेशन वारफेयर थी। 4th जनरेशन वारफेयर जो थी वो ये थी कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे इनका रोल आ गया बीच में, वो जो इंसर्जेंसीज को प्रोवोक करना शुरू कर दिया, इसमें सुसाइड बम्बर्स आ गए, इसमें इस तरह के लोग आ गए जो जाके डिफरेंट धमाके करते थे, इसमें अनसीन एनिमी आ गया। आपको पता नहीं कि सुबह उठ के आपने किस एनिमी के साथ फाइट करना है। एजेंसियों का रोल बढ़ गया, नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल बढ़ गया, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का रोल बढ़ गया, इसमें इकोनॉमिकली आपको डिफीट करने की बात होना शुरू हो गई, वो आपको इकोनॉमिकली बिसीज करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये थी 4th जनरेशन वारफेयर। फिर हम आते हैं 5th जनरेशन वारफेयर। 5th जनरेशन वारफेयर है, ये सारी की सारी जो है मोबाइल से लड़ी जाती है, मैसेजेस से लड़ी जाती है, इस तरह के जनरेट किए जाते हैं मैसेजेस, जहाँ पे आर्म फोर्सेस और पब्लिक, गवर्नमेंट और पब्लिक में वाइड क्रिएट किया जाता है। बहुत सारे मैसेजेस जो हम सुबह उठ के एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता ये मैसेज किसने बनाया है, ये जनरेट कहाँ से हुआ है, इसका मकसद क्या है। अगर क्रॉनिकल्स जो एक स्कैंडल आया था इंडिया का वो देखिए, इन्होंने 200 से ज़्यादा साइट बनाई हुई थी जहाँ ये प्रोपेगेंडा वारफेयर कर रहे थे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही मैसेजेस जनरेट करते थे। हम समझते हैं कि हमने एक मैसेज शायद किसी आर्म फोर्सेस के या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कर दिया है, बहुत बड़ा कारनामा अचीव करें, ऐसा नहीं है सर। ये जो स्वीडन में अभी कुरान पाक की बेहुरमती होती है और उसके ऊपर फिर एक सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरी एक वेव शुरू होती है, क्या ये भी 5th जनरेशन वार का हिस्सा है? इसको वैसे तो इसको कंडम करना चाहिए, ये काम ठीक नहीं हुआ और आइंदा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन सारे जहां का दर्द हमारे दिल में है, ये भी काम ठीक नहीं है कि दुनिया में कहीं भी कुछ हो जाए हम उसकी बीड़ा उठा लेते हैं उसका। चाहे अफगानिस्तान में जहाद करनी हो हम अवेलेबल हैं, कहीं और जाकर लड़ना हो हम अवेलेबल हैं। मेरे ख्याल से बाहर आना होगा, हमें नेशनल सोच जो है ना उसको पैदा करने की ज़रूरत है, नेशनलिज्म की तरफ हमें देखने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कोई भी गवर्नमेंट आ जाए किसी भी पार्टी की, उसको 5 ईयर्स हुकूमत करने दें और लेट अवाम टू डिसाइड कि इसके बाद हमने वोट किसको देना और कौन सी गवर्नमेंट आनी चाहिए। बल्कि सर मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा, एस्टेब्लिश कंट्रीज में तो अब ये हो गया कि अगर 5 ईयर्स वो देखते हैं ये पॉजिटिव है तो वही हुकूमत आगे फिर कंटिन्यू होती है और 10-10 साल के वो पीरियड में काम कर रही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हर जगह पे, इंग्लैंड में, अब तो इंडिया में भी उन्होंने इसी चीज़ को आगे, और जो हमारा सबसे बड़ा एनिमी है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कोई भी पोस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल पोस्ट हो, वो स्ट्रैटेजी की पोस्ट हो, मिलिट्री की पोस्ट हो, एनीथिंग विच हैज़ ए नेगेटिव इम्पैक्ट जो हमारी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो, जुडिशरी के ख़िलाफ़ हो, ब्यूरोक्रेसी,
मेरे ख्याल में उसको सपोर्ट के फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए नेगेटिव चीज़ों को। सर, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन अभी भी तशनगी बाकी है और सवालात का सिलसिला ऐसा है कि ये अगर हम करते जाएंगे तो शायद फिर अगला प्रोग्राम भी करना पड़े, लेकिन आपको बहुत जल्द हम फिर अपने अगले किसी प्रोग्राम में दोबारा ज़हमत देंगे। तो आप हमारी नई नौजवान नस्ल और तुलबा के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो सर ज़रूर प्लीज़। मैं जब भी बच्चों से बात करता हूँ मैं उनको कहता हूँ आप डे ड्रीमिंग करें, हैव ए ड्रीम। अगर आप दिन के वक्त ख्वाब देखेंगे तो वो ज़रूर मटेरियलाइज होंगे आपके ख्वाब। जो बच्चे रात को ख्वाब देखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिन में ज़रूर आप ख्वाब देखें और ख्वाबों को अचीव करने के लिए काम करें। उसके 2-4 चीज़ें हैं जो मैं बच्चों को बताता हूँ, आपने ज़रूर करनी है। बी कमिटेड, अपने काज के साथ आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। जो आपने ज़िंदगी में अचीव करना है, जो ख्वाब आपके हैं वो अचीव करने के लिए देयर हैज़ टू बी अ वर्ड आप लिख के लगाएं कि मेरी कमिटमेंट है इस काज के साथ जो मैंने चीज़ अचीव करनी है। और जो हम कहते हैं ना कि ठीक है मैं कर लूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, नो सर, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट राइट नाउ। आज का काम आज करना है और आज का काम अभी करना है। अगर आप काम को पेंड कर देंगे ना कि मैं कल कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, शायद फिर वो पेंड ही रह जाए, वो अचीव ना आप कर सके। देखिए, मैं अगर मुझसे पूछे माई एवरी लंच इज ए लास्ट लंच, माई एवरी डिनर इज ए लास्ट डिनर, देयर इज नो गारंटी दैट टुमारो आई विल बी एबल टू हैव दिस लंच एंड डिनर्स और नॉट। सो जो भी मैंने करना है आज ही करना है सर। कल पे अगर आप छोड़ देंगे ना किसी चीज़ को, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए कि हम इसको कल कर लेंगे आगे। कीप योर वर्ड्स। जो आप कमिटमेंट किसी के साथ करते हैं कि मैं ये करूँगा, मेक श्योर यू डू इट। फिर आपने उससे पीछे नहीं हटना। फिर आप ये ना कहेंगे जी मेरे पास चॉइस है, चलो मैंने प्रॉमिस तो कर लिया था, मैं आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। एंड सम टाइम देयर आर चैलेंजेस इन योर लाइफ। जब चैलेंजेस को फेस करने का टाइम आए ना, डोंट शाई अवे। फिर आप मर्दाना अपनी मर्दानगी यहाँ पे दिखाएं ना, फिर उन चैलेंजेस को फेस करें। फिर आप बताएं कि इनके जो मेरे सामने चीज़ें हैं इसको मैंने कैसे रिजॉल्व करना है, और जो कैसे रिजॉल्व करना है वो रिजॉल्व की जो पावर है ना उस वक्त आपने इस्तेमाल करनी है। उस जो कनात की हम बात करते हैं, जो अल्लाह ताला पे बिलीव की हम बात करते हैं, वो फिर सामने आनी चाहिए। एवरी चैलेंज यू हैव टू फेस एंड यू हैव टू फेस विद स्माइल। वो जो कहते हैं ना, हज़रत अली ने कहा कि मेरी हर नाकामी जो थी एक बड़ी कामयाबी का पेशखेमा थी। बिकॉज जिस दिन आप किसी चीज़ में नाकाम हो जाएं सर, दैट इज़ द डे टू सेलिब्रेट। यहीं से तो उठना है आपने। शुक्र अल्लाह ताला के कि आपको यहाँ पे नाकामी हुई। मैं बच्चों को कहता हूँ कामयाबी हो तो 2 नफल पढ़ना, नाकामी हो तो 4 नफल पढ़ना घर जाके। बिकॉज यहाँ से अब आपने स्टार्ट लेना। दिस इज योर डे 1। आप कहेंगे मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से मैं इसको आगे लेके चलूँगा। और वो उन लोगों से बचे जो आपको गलत मशवरे दे रहे हैं। ये आपने देखें, जो आपका पीयर ग्रुप है ना, जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो पॉजिटिव थिंकिंग वाले दोस्तों के साथ आपने उठना बैठना है। जो बच्चे हैं इनको बच्चे ही खराब करते हैं। तो आप वो देखें, जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो चीज़ राइट है वो राइट है। ये डिसीजन आपका है। बिकॉज जब आप घर से निकल जाते हैं या स्कूल कॉलेज से या उस्ताद की नज़र से ओझल हो जाते हैं, देन यू आर अलोन। कोई ऐसा काम ना करें सर, 2 CCTV कैमरे लगे हुए हैं आपके शोल्डर्स पे, ये रिकॉर्डिंग हो रही है और किस दिन ये रिकॉर्डिंग आपके सामने पेश की जाएगी, शर्मिंदगी ना हो उस वक्त आपको। तो इसलिए आपने जो अपनी डिसीजन मेकिंग है ना, उसमें फर्म ऐसी डिसीजन मेकिंग करें जो आपके काम है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं जो आपको बताए जब आपने जॉब ज्वाइन कर ली है, लोअर लेवल पे जब आप जॉब कर रहे हैं तो आपने कैसा बिहेव करना है ऑफिस में। जब आप मिडिल लेवल पे पहुंच जाएंगे, वहां जाके आपने, आपके ऊपर भी लोग हैं और आपके नीचे भी लोग हैं, उनके साथ आपने कैसे बर्ताव करना है। और जब आप टॉप मैनेजमेंट में पहुंच जाते हैं, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, फिर नीचे वालों के साथ आपने कैसे बर्ताव करना है। ये वो चीज़ें हैं जो ऑलमाइटी अल्लाह ऑब्जर्व कर रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वंस यू आर गिवन सम पावर। पावर का मिस यूज अगर आप कर रहे हैं, देन यू आर आंसरेबल टू ऑलमाइटी। तो फिर यहाँ पे किसी को आप आंसरेबल नहीं। तो इन चीज़ों का अपनी लाइफ में ख्याल रखना है। वो लाइफ जिसको मैं 3 स्टेजेस में डिवाइड करता हूँ। टू मी, जब आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेज। वो कहते हैं अर्निंग स्टेज है आपकी। फर्स्ट इज द लर्निंग स्टेज, जब आप लर्न कर रहे हैं स्कूल कॉलेज में पढ़ें। जब आप जॉब को ज्वाइन कर लें या बिजनेसमैन बन जाएं या अपनी कंपनी खोल लें, वो अर्निंग स्टेज है आपकी। यू स्टार्ट अर्निंग। तो इन पाकिस्तान एवरीवन नोज के फर्स्ट स्टेज इज द लर्निंग स्टेज, सेकंड इज द अर्निंग स्टेज, बट देन देयर इज अ थर्ड स्टेज, वो है रिटर्निंग स्टेज।
सर अल्लाह मियाँ ने जो कुछ आपको सिखाया, जो अल्लाह ताला ने आपको कैपेबिलिटी दी है, ये अगर अपनी नई नस्ल में ट्रांसफ़र ना की, आपने ये रिटर्न ना किया और बगैर रिटर्न कर दिए चले गए इस दुनिया से, फिर आपने दुनिया में क्या किया? बच्चों को मैं कहता हूँ कि जब आप इस दुनिया में आए हैं तो आपका नया नाम जो है बड़ी ग्लोबल लेवल पे जानना चाहिए लोगों को। अरफा करीम का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, और अगर आप समझते हैं कि मैं ग्लोबल लेवल पे फेमस नहीं हो सका अपनी कारकर्दगी, तो एटलीस्ट आप मुल्की लेवल पे अपने पाकिस्तान में तो फेमस हो। पाकिस्तान में भी नहीं हो सकते, पंजाब में तो फेमस हो जाए, पंजाब में नहीं अपने शहर में तो फेमस हो जाए आप, बट फॉर दैट यू हैव टू हैव प्रॉपर विजन, मिशन, उसके साथ ऑब्जेक्टिव के साथ आपने करना है। बहुत शुक्रिया सर। हाज़रीन नाज़रीन, आपने प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद साहब की बातें सुनी। वो एक उस्ताद तो थे ही, लेकिन आज तो उन्होंने जो गुफ्तगू की वो एक तज्ज़ियाकार, एक स्कॉलर, एक मुफक्कर की बातें की, और अपने बच्चों के लिए जो उन्होंने बातें की वो उन्होंने नाउमीदी से निकाल कर इस कौम को जो है वो उम्मीद की किरण जगाने की कोशिश की। ज़हीर काश्मीरी साहब का एक शेर है, वो मैं डॉक्टर साहब की नज़र करता हूँ। हमें खबर है हम ही हैं चिरागे आखिर नीम शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान नदीम चौधरी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। Bringing radio back into life. MUL Online Radio.